Hello, dear students. In today's lecture, we will discuss some important topics of the chapter Cell, the unit of life, and those topics will be prokaryotic cells, cell envelope and its modifications, ribosomes, and inclusion bodies. So, let's begin. यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का एक एक लाइन को डिकोड करेंगे इससे पहले वाले लेक्चर में, है ना। इसका जो प्रीवियस पोर्शंस था उसका डिस्कशन किए थे। तो आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करते हैं। तो इस पैराग्राफ में पहले आपका क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा, है ना, एंड पीपीएलओ। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये चार जो है कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। बैक्टीरिया भी इसमें आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आएंगे, है ना, माइकोप्लाज्मा भी आएंगे और पीपीएलओ उसी का एक पार्ट है माइकोप्लाज्मा के अंदर ही। तो ये सब जो है आपका प्रोकैरियोटिक का मेंबर्स है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, है ना। तो ये जो है स्मॉलर है, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। एक एक लाइन से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, तो एक एक लाइन की इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है। पहला जो लाइन था उससे क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा या एमसीक्यू क्या बनाया जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से मेंबर इंक्लूड है। इसमें बैक्टीरिया लिख देगा, ब्लू ग्रीन एल्गी दे देगा ऑप्शन में, माइकोप्लाज्मा और कोई और जो है ना, मान लीजिए प्रोटिस्टा या समथिंग कुछ फंजाई ऐसा लिख दे और उसमें कहेगा कि चूज द इनकरेक्ट वन। ऐसा करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इस लाइन से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, इस लाइन से भी एक क्वेश्चन बनता है ना, कि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसका जो है वो स्मॉलर होता है जनरली, बट जो डिवीजन करता है वो बहुत फास्ट डिवीजन करता है ना। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, एक सेल से जो है वो, है ना, दो सेल्स बनाएंगे, फिर दो सेल से वो चार सेल बनाएंगे, ऐसे करके। तो ये बहुत फास्ट जो है आपका, अगर हम बैक्टीरिया जनरल इकोलाई की बात करें तो 20 मिनट्स में जो है ये, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट में ये ना डिवाइड कर जाते हैं, बाइनरी फिजन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 20 मिनट्स में चार हो जाएंगे। तो देखा जाए तो 40 मिनट्स में एक सेल से चार सेल आपका बन जा रहे हैं। तो ये बहुत फास्ट जो है आपका डिवाइड करेंगे। यूकैरियोटिक सेल इतना जल्दी जो है आपका डिवीजन फास्ट नहीं करता। इवन आप ईस्ट की बात करेंगे तब जाकर के वो 90 मिनट्स में जो है एक साइकिल जो है पूरा करता है, सेल साइकिल। और ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो वो 24 आवर्स लगा देता है ना, एक बार डिवाइड करने में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। बैक्टीरिया का जो शेप एंड साइज होगा वो बहुत ही ज्यादा वेरिएबल होगा, छोटा से लेकर के बड़ा, है ना, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। द फोर बेसिक शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया आर बैसिलस, रॉड लाइक होगा, कोकस स्फेरिकल टाइप का होगा, है ना, विब्रियो कोमा लाइक होगा एंड स्पाइरिलम स्पाइरल होगा। यहाँ पे अगर आप शेप देखेंगे तो शेप का फिगर यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पर इसमें नहीं। हम्म,
शायद तो इसमें कोई नहीं, तो इसको हम लोग डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि इसका डायग्राम जो है किस किस तरीके से बनेगा। तो सिंपल बैसिलस है, तो बैसिलस का मतलब समथिंग इस तरह का होगा, है ना, बैसिलस। कोकस होगा स्फेरिकल, तो इस तरह का स्फेरिकल होगा। बैसिलस आपका इस तरह का होंगे, रॉड टाइप का, ना रॉड जैसा। विब्रियो कोमा टाइप का, समथिंग इस तरह से, जो इस टाइप का होगा विब्रियो। और स्पाइरिलम है, तो स्पाइरिलम जो है आपका इस तरह से आपका हो सकता है। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and functions. कह रहा organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and function. अलग अलग सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका शेप, जैसे ये अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। फंक्शन भी हो सकता है कि अलग अलग करे, लेकिन जो कह रहा है कि फंडामेंटल सिमिलरिटी इसमें देखने को मिलता है ना। जैसे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, मेसोसोम, है ना, राइबोसोम, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए जो है पाए जाएंगे, है ना, सिंगल। उसके बाद कुछ प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। तो ऐसे जो है कुछ फंडामेंटल जो है सिमिलरिटी सारे सेल में देखने को मिलेगा, भले ही उसका शेप, है ना, डिफरेंट टाइप का क्यों ना हो, फंक्शन वो डिफरेंट टाइप का क्यों ना करता हो। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनाएगा, है ना, इस लाइन से, कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो फंडामेंटली सिमिलर है या डिसिमिलर है ना। सिमिलर की जगह पे डिसिमिलर कर देगा और सेम स्टेटमेंट लिखेगा। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ऑल prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in the mycoplasma। कह रहा है कि सभी जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसके चारों तरफ, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ आप देखेंगे कि उसका सेल वॉल होगा, है ना, इस तरीके से एक सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका हो जाएगा सेल वॉल, और ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। तो सारे प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है, यानी कि उसमें पीपीएलओ भी आपका आ जाएगा, उसमें सेल वॉल नहीं होता है, उसमें सेल वॉल अब्सेंट होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनाएगा कि सारे प्रोकैरियोट्स में जो है सेल वॉल होंगे एक्सेप्ट, और उसमें चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उसमें हमको माइकोप्लाज्मा मारना है। अगर माइकोप्लाज्मा नहीं है, पीपीएलओ है इसके जगह पे, तो पीपीएलओ मारना है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो है जो फ्लूइड प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। देयर इज अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो नेकेड होते हैं, है ना, नेकेड इन द सेंस कि वो इस तरह से जो है
सर्कुलर जो है डीएनए प्रेजेंट है, और इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और तो इसको हम लोग जो है नेकेड डीएनए भी हम लोग बोल सकते हैं। इन एडिशन टू द, अच्छा, नेकेड डीएनए के लिए एक तो न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है, उस सेंस में भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो भी यहाँ पे प्रॉपरली जो है, हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है, कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, उसके है ना अराउंड जो है वो उसका फोल्डिंग होता है ना, लूप बना के रहते हैं। तो समथिंग जैसे मान लेते हैं कि ये आपका बैक्टीरिया है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, और ये मान लेते हैं कि आपका डीएनए है, मान लेते हैं कि ये आपका डीएनए है। तो समथिंग ऐसा जो है लूप बना के जो है ये, है ना, रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन आपका एब्सेंट है, तो उस पर पर्सपेक्टिव से भी जो है हम बोल सकते हैं कि ये डीएनए नेकेड है। और दूसरी बात, न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं है, तो इस वजह से भी इसको हम लोग नेकेड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाए थे, ये मान लेते हैं आपका सिंगल सर्कुलर डीएनए है, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, और ये आपका लूप, लूप ऑफ डीएनए बना रहा है जो। तो इस तरीके से वो पूरी तरह से स्कैटर्ड नहीं होता है डीएनए जो है ना, ऐसा नहीं कि हर जगह स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, बट वो एक जगह पे, है ना, कंडेंस पूरी तरह से नहीं है, बट फिर भी एक जगह एक्यूमुलेटेड है, एक तरह से कहा जाए तो, है ना। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन यहाँ पर है, और यहाँ पे सर्कुलर डीएनए का जो है इस तरह से लूप बना करके वहां पे एक जगह पे रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोआइड। क्या उसको बोलते हैं? न्यूक्लियोआइड बोलते हैं। न्यूक्लियोआइड बोलेंगे इस रीजन को। तो आगे है नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये चीज हम देखे थे। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। अब इस लाइन को समझना है। इस लाइन को ये कह रहा है कि ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ये आपका मान लेते हैं सेल वॉल है, सेल वॉल है। और इसके अंदर में मान लेते हैं कि ये आपका डीएनए है ना, ऐसे सर्कुलर डीएनए है आपका, सिंगल सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है ये, है ना। तो इसको हम लोग जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं, या जेनेटिक क्रोमोसोम भी इसको हम लोग बोल देते हैं। इसके अलावा जो है कुछ कुछ यहाँ पे प्लाज्मिड्स होता है ना, सर्कुलर जो है प्लाज्मिड्स देखने को मिल सकता है। मैनी बैक्टीरिया में, सारे बैक्टीरिया में कोई जरूरी नहीं कि प्लाज्मिड हो, बट प्लाज्मिड आपको देखने को मिल सकता है, प्लाज्मिड्स जो है देखने को मिल सकता है। ये स्मॉलर होता है साइज में, है ना, सर्कुलर भी है, और डबल स्टैंडर्ड भी है ना।
डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आपका जो जेनेटिक क्रोमोसोम था वो सर्कुलर भी है, एक ही है, और यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकता है ना, मल्टीपल आपका प्लाज्मिड हो सकता है। सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है आपका, जिस और जो है लार्ज इन साइज, जिसको हम लोग जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। तो यहाँ पे आप फिर से एक बार रीडिंग दें। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, अभी जो चर्चा की है ना, इसके अलावा है ना, कह रहा है जीनोमिक डीएनए जिसके बारे में बताया गया है कि ये सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्कुलर होता है। तो in addition to the genomic DNA, many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. बहुत सारे बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होंगे, है ना, जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड, उसके बाहर में। तो यहाँ पर बाहर में हम लोग बनाए थे, है ना, ये में आपका जीनोमिक डीएनए है, और इसके बाहर में आपका प्लाज्मिड बना के दिखाए। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। ऐसे स्मॉलर डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। दीज प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। तो ये जो प्लाज्मिड्स हैं, ये कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है वो दिखाता है ना, कन्फर करता है, यानी कि ये इसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, जो पर्टिकुलर जो इस प्लाज्मिड डीएनए में ही आपका प्रेजेंट रहेगा, जीनोमिक डीएनए पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे कह रहा है कि वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, यूनिक कैरेक्टर, फिनोटिपिक कैरेक्टर भी उसको बोलेंगे। उसमें से कह रहा है एक कैरेक्टर है जो है रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अगर कोई, है ना, बैक्टीरिया उसको अटैक कर रहा है, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का एंटीबायोटिक्स है, मान लेते हैं इस पे कोई अटैक कर रहा है, मान लेते हैं ये समथिंग एंटीबायोटिक है, ये इसके अंदर चला गया, तो इस प्लाज्मिड डीएनए से ना, यहाँ पे इस पोर्शन में मान लेते हैं कोई, है ना, डीएनए है, ये जीन है, इससे कुछ बन रहा है आपका, है ना? तो ये मान लेते हैं समथिंग ऐसा कुछ मॉलिक्यूल जो है बना, और ये आपका कोई जो है ऐसा कंपाउंड है ना, जो इस बैक्टीरिया को किल कर सकता है ना। तो वो, ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो कंपाउंड आपका बना है किससे? प्लाज्मिड से। ये अगर मान लेते हैं इंटर कर गया, यहाँ पे अगर दिखा दें, ये आपका इंटर कर गया ऐसे, तो ये जाएगा और इसकी एक्टिविटी को, है ना, या इसका जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देगा, है ना। इसीलिए इसको बोल देते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, यानी कि इसके खिलाफ रेसिस्टेंस पैदा कर दिया, है ना। इससे इसको कोई प्रभावित, ये बैक्टीरिया जो है इसके अगेंस्ट, इस कंपाउंड के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंस शो कर रहा है, इससे ये बैक्टीरिया को कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि ये जो आपका प्रोडक्ट बना, ये प्लाज्मिड के डीएनए से बना, और ये प्रोडक्ट जो है इसके इफेक्ट को नलीफाई कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपने समझा होगा कि क्या कह रहा है, वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, है ना। कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है, मान लीजिए इस बैक्टीरिया को हम किल करने के लिए कोई कंपाउंड जो है आया, उस कंपाउंड को, है ना, एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा बाय सम प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय द जीन प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड। आगे है, इन हायर क्लासेज यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ, मान लेते हैं कि ये आपका एक बैक्टीरिया है ना, और
इसमें आपका इसका जीनोमिक डीएनए है और इसमें आपका प्लाज्मिड है। उसी तरीके से दूसरा बैक्टीरिया है, मान लेते हैं आपका ये कोई बैक्टीरिया है और इसके अंदर आपका जीनोमिक डीएनए है, बट इसमें जो है प्लाज्मिड नहीं है ना, इसमें प्लाज्मिड नहीं है। तो ये जो प्लाज्मिड है, इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एक कंजुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पिलाई, सेक्स पिलाई। तो ये आपका मान लेते हैं कि कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, है ना, कंजुगेशन ट्यूब बन गया। अब इस बैक्टीरिया में हमें कोई पर्टिकुलर जीन को जो है पहुंचाना है, कोई पर्टिकुलर जीन को पहुंचाना है, और वो जीन आपका इस प्लाज्मिड पे प्रेजेंट, इस प्लाज्मिड पे प्रेजेंट, इस प्लाज्मिड पे प्रेजेंट। तो फिर देखेंगे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, है ना, इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है हुआ या नहीं हुआ। तो ये अगर प्लाज्मिड इसमें जो है अगर ट्रांसफर हो जाए रेप्लिकेशन करके, रोलिंग सर्कल जो है रेप्लिकेशन होता है समथिंग ऐसे करके, ये है ना, ऐसे करके रेप्लिकेट करके ये इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पर प्लाज्मिड आ जाएगा, और इस पे जो आपका पोर्शन प्रेजेंट है ना, यहाँ पे मान लेते हैं जो आपका डिजायर्ड जो है कोई जीन था, फॉरेन जीन, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पहले ये इसके पास ये प्लाज्मिड नहीं था, लेकिन अब जो है प्लाज्मिड अब इसमें आ गया, है ना। तो ये प्लाज्मिड के वजह से आया, तो इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया बन गया ये ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया बन गया, क्योंकि इनिशियली जो है ये प्लाज्मिड इसके पास नहीं था, लेकिन जो है अब जो है ये प्लाज्मिड आ गया जो है। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करता है कि ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन मॉनिटर करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि फॉरेन डीएनए जो है आप इसी प्लाज्मिड में इंसर्ट किए हुए हैं, और अगर ये इसके अंदर दूसरे जो बैक्टीरिया जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाह रहे हैं, तो फिर वो कैरेक्टर उसके पास शो करना शुरू कर देगा, है ना। अगर वो कैरेक्टर शो नहीं करेगा, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। या कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं ये ऐसे करके कल्चर प्लेट है, इसमें आप जो है बैक्टीरिया डाल दिए, है ना, इसमें बैक्टीरिया डाल दिए, है ना, ऐसे करके, और यहाँ पे प्लाज्मिड आपने डाल दिया, बहुत सारा प्लाज्मिड जो है आपने डाल दिया। तो ये प्लाज्मिड जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर जाएगा, है ना, इसके अंदर जो है इंसर्ट कर जाएगा। तो अब आप देखेंगे तो इस तरीके से, है ना, प्लाज्मिड जो है आपको यहाँ पे दिखेगा इस बैक्टीरिया में, है ना। तो इस तरीके से आपका इसमें जो भी जीन प्रेजेंट होगा, यानी कि जो प्लाज्मिड पे जो भी जीन प्रेजेंट होगा इसके ऊपर में कोई भी जीन प्रेजेंट होगा इस प्लाज्मिड में, वो आपको इसके अंदर चला जाएगा। और कोई प्रोटीन बनाने, मान लीजिए इंसुलिन बनाने वाला जीन इसके अंदर चला गया, तो फिर इसके अंदर जो है आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है मॉनिटर करने में ये हेल्प करता है।
मान लेते हैं यहाँ पे इंसुलिन का जीन था, ये जो है आपका जीन ऑफ इंसुलिन है, और ये आपका प्लाज्मिड था, है ना। ये सब क्या है आपका प्लाज्मिड्स है। और ये क्या है आपका बैक्टीरिया है, नॉन ट्रांसफॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है ये, है ना। अब जब इसके अंदर ये प्लाज्मिड चला गया इसके अंदर में, तो ये जो बैक्टीरिया होंगे अब क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया कहलाएगा। बैक्टीरिया कहलाएगा। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मिड का यूज कैसे मॉनिटर किया जाता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में विथ फॉरेन डीएनए। तो फॉरेन डीएनए आप मान लेते हैं कि ये फॉरेन डीएनए है। फॉरेन डीएनए आपने, ये ग्रीन वाला है, ग्रीन पोर्शन जो है यहाँ पे आपने डाल दिया था, है ना। ग्रीन जो है आपका फॉरेन डीएनए जो है आप इसमें डाले थे। इसको अगर हम बड़ा करके देखें, इस प्लाज्मिड को बड़ा करके देखें यहाँ पे, तो ये प्लाज्मिड आपका ऐसे था, है ना। एक्चुअली ये डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ऐसे करके बना दें हम। प्लाज्मिड जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ऐसे बना दिए। और मान लेते हैं कि फॉरेन डीएनए आपका यहाँ पे प्रेजेंट है ना। ये आपका फॉरेन डीएनए यहाँ से यहाँ तक कौन सा जीन था, क्या बनाने वाला जीन था इसके अंदर, है ना। ये मान लेते हैं आपका जीन फॉर इंसुलिन था, है ना। तो वो चीजें जो है यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश किया था। और ये जब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो ये फॉरेन डीएनए भी जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ फॉरेन डीएनए, है ना। तो प्लाज्मिड है विथ फॉरेन डीएनए, है ना। तो इसके पास ये आपका फॉरेन डीएनए है, और ये आपका प्लाज्मिड था, ये क्या है आपका प्लाज्मिड है। और ये इसके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए है, जिसके पास हमारे पास डिजायर्ड प्रोटीन बनाने का जीन है। अब वो प्लाज्मिड जब बैक्टीरिया में जाएगा तो वो जीन भी उसके साथ बैक्टीरिया में चला जाएगा। और फिर ये मान लेते हैं कि अगर इंसुलिन था तो फिर यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन ना शुरू कर देगा, जो बैक्टीरिया इस कल्चर प्लेट में इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। तो ये चीजें आपने यहाँ पे समझा होगा। आगे है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। ये तो हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यानी कि ये अगर मान लेते हैं आपका सेल है, तो इसके अंदर जो है आपका, है ना, इस तरीके से आपका न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है। इस तरीके से डबल जो है मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस है। और ये आपका न्यूक्लियर पोर होता है, ये आपका न्यूक्लियर पोर है। इसके अंदर जो है आपका, है ना, सारा क्रोमोसोम है। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, और ये आपका मान लेते हैं यूकैरियोटिक सेल है ना। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द ones in the eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosomes। तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपका प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, लाइसोसोम, ये सब प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मान लेते हैं कि ये आपका ये सेल था, यहाँ पे ऑलरेडी हम दिखाए हुए हैं, ये सेल है आपका, है ना। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पे राइबोसोम तो होंगे,
बट कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम आपका प्रोकैरियोट में भी होंगे, यूकैरियोट में होंगे। अब राइबोसोम 70s वाले होंगे प्रोकैरियोट में, और 80s वाले यूकैरियोट में होते हैं, और 70s प्रोकैरियोट में होते हैं, है ना। 70s प्रोकैरियोट में होते हैं और 80s यूकैरियोट में होते हैं, वो आगे देखेंगे। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोट्स में कुछ यूनिक चीज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन। आगे चल कर के इसको पढ़ेंगे, इंक्लूजन बॉडीज। तो ये आएगा जो है आगे। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. They are essentially enfolding of the cell membrane. अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अगर बैक्टीरिया है, इसका सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ऐसे करके इनफोल्डिंग जो है दिखा सकता है। ट्यूबुलर भी हो सकता है, ऐसे करके ट्यूबुलर हो सकता है, ऐसे करके जो है आपका सर्कुलर भी हो सकता है, या वेसिकुलर जो है समथिंग ऐसा करके अलग अलग टाइप का जो है आपका मेसोजोम प्रेजेंट हो सकता है। ये सब जो है आपका मेसोजोम है ना। तो ये क्या है, इनफोल्डिंग है ये मेम्ब्रेन जो है, और इसके चारों तरफ सेल वॉल बना दीजिए। इसके चारों तरफ जो है अपने बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल आप बना दीजिए। तो ये हो गया आपका सेल वॉल, और ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो मेसोजोम के बारे में जो है आप पढ़े कि ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोजोम, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। मेसोजोम सिर्फ प्रोकैरियोट में ही मिलेंगे, यूकैरियोट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये क्या है, दीज आर एसेंशियली इन फोल्डिंग्स है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर के शायद तरफ जो है फोल्डिंग हो जाते हैं, जिसको हम लोग मेसोजोम बोलते हैं। सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन इधर भी सब बनेंगे, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चंस बनेगा मेसोजोम के बारे में, है ना। डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन प्लाज्मिड कैसे करवाता है, वो आपका क्वेश्चन बनेगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें होता है या नहीं होता है ना। ये सब जो है आपका क्वेश्चन बनाएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपका डीएनए कैसा है, सर्कुलर है ना, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल है, मल्टीपल है, इस तरह के क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब आगे है इसका जो आपका मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल, हैव अ कॉम्प्लेक्स केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। अब केमिकली जो है कॉम्प्लेक्स है या फिर यहाँ पे सिंपल कर देगा, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनता है। The cell envelope consists of a tightly bound three layered structure। तो जो सेल इन्वेलप है वो टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तीन लेयर। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मान लेते हैं कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। इसके बाद कह रहा है सेल वॉल है, इसके बाद सेल वॉल है आपका, इसके बाद कह रहा है ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बाद कह रहा है जो ये ग्लाइकोकैलिक्स। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बट जस्ट समझने के लिए, तो आउटर में जो है आपका ग्लाइकोकैलिक्स हो गया।
है ना। ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, इसके बाद आपका सेल वॉल हो गया, इसके बाद आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो बाहर से अगर देखेंगे तो बाहरी जो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स है, मिडिल में जो है सेल वॉल है और सबसे अंदर में सेल मेम्ब्रेन है। और ये मान लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये तीनों मिला के आपको कहते हैं सेल इन्वेलप। इस तीनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं सेल ना इन्वेलप जो है बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आउटर मोस्ट जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद सेल वॉल आएंगे फॉलोड बाय, है ना, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स को फॉलो कर इसके बाद वाले जो लेयर होंगे सेल वॉल होंगे, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनर मोस्ट होंगे। Although each layer of the envelope performs distinct function, ये कुछ अलग काम करेगा, सेल वॉल का कुछ अलग काम होगा अपना, है ना, और सेल मेम्ब्रेन भी एक अपना यूनिक काम करता है। तीनों जो है इंडिपेंडेंटली जो है अपना डिस्टिंक्ट फंक्शन करता है, बट दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बट सब मिलकर के एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह भी काम करता है। ग्लाइकोकैलिक्स एक अपना अलग ढंग का काम करेगा, सेल वॉल का काम कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा और सेल मेम्ब्रेन का काम डिफरेंट होगा, बट तीनों मिल करके, है ना, एक यूनिक काम करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन, है ना। तो ये जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीनों अलग अलग तरह का डिस्टिंक्ट फंक्शन करता है, बट तीनों मिल करके एक प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करता है, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह भी जो है ये काम करता है। भले ही जो है है ना इन्वेलप जो है इंडिपेंडेंटली वो अलग अलग काम करता है। Bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram. कह रहा है bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure डेवलप बाय ग्राम। तो सेल इन्वेलप जो है में कुछ डिफरेंसेज होगा और किस तरीके से वो स्टेनिंग उसकी किस तरह से स्टेनिंग हो रही है ना। वो स्टेनिंग क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, और इन्वेलप जो है में क्या क्या डिफरेंसेज हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसके आधार पे इन्वेलप में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा और इसकी वजह से स्टेनिंग प्रोसीजर में भी कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। इस आधार पे हम लोग बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आधार पे दो कैटेगरी में बांटते हैं। ग्राम पॉजिटिव वैसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जो ग्राम जो स्टेन है उसको टेकअप करता है, टेकअप द ग्राम स्टेन, है ना। ग्राम स्टेन साइंटिस्ट के नाम पे उस स्टेनिंग को ग्राम स्टेन बोल देते हैं। अब स्टेन क्या है, एक डाई है, एक कलर कलर टाइप का कुछ चीजें है ना, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो उस डाई को टेकअप नहीं करेगा, है ना, उस स्टेन को ग्राम स्टेन को टेकअप नहीं करेगा, तो उस बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये थोड़ा सा देख ही लीजिए कि ये स्टेनिंग क्या है तो फिर थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम स्टेनिंग के आधार पे दो ग्रुप में बांटते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव क्या है, उसके लिए एक स्टेनिंग करते हैं, उस वो स्टेन को किसने डेवलप किया था, ग्राम स्टेन ने डेवलप किया था। और उस स्टेन को हम लोग ग्राम स्टेन भी बोल देते हैं। करा डेवलप बाय द डेनिश फिजिशियन क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। एक ऐसा डाई का प्रोसीजर या स्टेनिंग का ऐसा प्रोसीजर को इन्होंने खोजा और उस स्टेनिंग को हम लोग या उस स्टेन को ग्राम स्टेन बोलते हैं।
इसमें हम लोग तीन तरह की चीजें यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन एंड सेफ्रानिन, है ना। क्रिस्टल वायलेट को प्राइमरी स्टेन बोलते हैं, आयोडीन को मॉडरेंट बोलते हैं, और सेफ्रानिन को काउंटर स्टेन बोलते हैं। अब इसका काम कैसे करता है, तो मान लेते हैं कि कोई स्लाइड है, उस स्लाइड पे बैक्टीरिया को हम लोग, मान लेते हैं कि आपका स्लाइड है, इस पे जो है बैक्टीरिया को फिक्स किए, है ना। और उस पे एक एस्मियर बनाए। एस्मियर का मतलब होता है कि जैसे ये आपका एक स्लाइड है ना, और यहाँ पे एक बूंद जो है कोई सॉल्यूशन आपने डाल दिया, और जैसे कर्ड अगर आप डाल देते हैं, कर्ड में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है आपका, और उस कर्ड को अब किसी ऐसे फाइन जो है प्लेट से या समथिंग कुछ इस तरह से ले करके उसको हर जगह, है ना, स्प्रीड करा दें, ऐसे करके जो है ये स्प्रीड हो जाए, ये सब जो है एक जगह ना रह करके ये, है ना, इस तरह से स्प्रीड कर जाए, स्प्रीड कर जाए, है ना। इसको समथिंग जैसे पानी है और उसको एक जगह गिरा हुआ है, उसको किसी चीज से पहुंच दिए, है ना, वहां से स्टार्ट किए और आगे बढ़ गए, समथिंग वैसा, है ना। जैसे समथिंग इस तरह से, अगर हम बात करें तो ऐसे समथिंग, यहाँ पे वाइट जैसा था तो वाइट ही कलर या येलो ले लेते हैं, समथिंग ऐसे, ऐसे जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे, इस तरीके से, है ना। एक जगह से मतलब वहां से स्टार्ट करेंगे और उसको आगे जो है ले जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक सब जगह बैक्टीरिया जो है आपका फैल जाएगा, समथिंग इस तरह से। अब फिर उसमें हम लोग थोड़ा सा उसको हल्का सा हीट करते हैं ताकि वो फिक्स हो जाए उस स्लाइड पे, ग्लास का स्लाइड होता है। और आगे है क्रिस्ट, उसके बाद आप उस पे क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, कि डाई है, स्टेन है, उसको वहां पे डालते हैं, उस, है ना, इस प्लेट पे जो है हम लोग डालेंगे। फिक्सेशन करने के बाद क्या डालेंगे, क्रिस्टल वायलेट का सॉल्यूशन होता है, उसको डालते हैं। अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग प्रोटोकॉल हो सकता है, तो उस वायलेट को डालेंगे जिसे 30 सेकंड्स के लिए लिखा हुआ है एक जगह पे। तो ये कोई मैटर नहीं करता है, जस्ट क्या प्रोसीजर है, क्या कौन कौन सा स्टेप है, ये ध्यान देने वाली बात है। इतना जानना जरूरी नहीं है, बट फिर भी एक अ- बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो इसके लिए ये एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो क्रिस्टल वायलेट डाल दिए उस पे, उसके बाद फिर उस पे आयोडीन का ट्रीटमेंट किए 1 मिनट के लिए, है ना। और फिर उसको वाटर से रिंज किए, वाटर से उसको थोड़ा सा, है ना, धो दिए। क्रिस्टल वैल्यूट डालने के बाद फिर वहां से वाटर से भी रिंच किए थे, वहां पर भी वाटर से रिंच किए थे, वाटर से धो दिए थे। उसके बाद फिर आयोडीन डाले थे, आयोडीन को 1 मिनट तक छोड़े वहां पे, फिर उसको वाटर से धो दिए, टैप वाटर से। उसके बाद कह रहा है डीकलराइजेशन, है ना, उस, तो ये सब डार्क ब्लू हो जाएगा जब, या समथिंग पर्पल कलर का, आ, है ना, वायलेट कलर का जो समथिंग आपका ये स्टेनिंग जो है पकड़ लेगा। उसके बाद इसको डीकलराइजेशन करेंगे, है ना। इसके बाद इसको जो है डीकलराइजेशन करेंगे और वॉश विथ 90% इथेनॉल और एसीटोन, 10 to 30 सेकेंड, देन राइज विथ वाटर। और इसको अल्कोहल इस पे डालेंगे, 95% अल्कोहल डालेंगे। इससे क्या होगा, जो भी डाई था, कलर था वो, है ना, वहां से एक्स्ट्रा जो होंगे वो वहां से अलग हो जाएंगे, हट जाएंगे, और जो सेल वॉल में फिक्स हो गए होंगे वो नहीं हटेंगे, बट जो एक्स्ट्रा होगा वो हट जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग सेफ्राडिन डालते हैं, जिसका कलर जो है पिंक होता है, समथिंग ऐसा। और 30 to 60 सेकंड के लिए डालेंगे और फिर उसको वाटर से धोएंगे। बट उसमें जो वायलेट कलर का जो है आपका डाई था, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में वो डाई अंदर चला गया था और वहां से वो हटा नहीं था, क्योंकि इसका सेल वॉल जो है थिक होता है।
पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। तो उसमें वो फंस जाने की वजह से वो निकल निकल नहीं पाते हैं। इसकी वजह से उसका कलर आपका डार्क ब्लू, है ना, या इस तरह का वायलेट जैसा आपको दिखेगा। बट वो ये दिखेगा ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, सेम प्रोसीजर करेंगे। पहले उसको फिक्स करेंगे, फिर क्रिस्टल वायलेट डालेंगे। क्रिस्टल वायलेट डालने के बाद उसको वाटर से रिंज करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद आयोडीन डालेंगे। आयोडीन डालने के बाद फिर उसको जो है रिंज करेंगे वाटर से, है ना। और फिर उसको डीकलराइज करेंगे, किससे, इथेनॉल और एसीटोन से। 95% इथेनॉल और एसीटोन से करेंगे। तो वो फिर से एकदम से कलर सब हट जाएगा। जो भी वायलेट कलर था या ब्लूइश कलर जो कैच किए हुए था, फिर से वो कलरलेस टाइप का हो जाएगा, है ना। तो फिर से काउंटर जो है स्टेनिंग के लिए एक सेफ्रानिन जो है डाई होता है, स्टेन होता है, उसको डालते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव होगा वो आपका पिंक कलर का जो है स्टेन जो है वो प्रोवाइड करेगा। स्टेनिंग के बाद सेफ्रानिन डालने के बाद वो पिंकिश कलर का हो जाता है। तो जो पिंकिश हो गया इसका मतलब है कि वो ग्राम नेगेटिव है, और जो है ना वायलेट कलर है, डार्क ब्लूइश कलर है, तो उसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो क्रिस्टल वायलेट जो है उसको प्राइमरी स्टेन बोलते हैं। आयोडीन को मॉडरेंट बोलते हैं। ये और है ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने में काम करता है क्रिस्टल वायलेट के साथ। और ये और इंटेंगल करवा देता है पेप्टिडोग्लाइकन में, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है और बहुत ज्यादा थिक होता है। और जो ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर वहाँ पे बहुत पतला होता है, और लिपोपोलीसेकेराइड का एक अलग से जो है लेयर होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, और वो लिपिड नेचर का होगा। तो जब हम अल्कोहल डालेंगे तो जो भी डाई उस लिपिड आउटर मेम्ब्रेन में फंसा होगा, अल्कोहल की वजह से वो मेम्ब्रेन लिपिड नेचर का होता है, तो वो है ना आपका डिसॉल्व हो जाएगा, और सारे कलर जो है वहां से वापस बाहर निकल जाएंगे। और फिर जब सेफ्रॉनिन डालेंगे तो फिर वो पिंक कलर जो है ले लेता है। तो सेफ्रॉनिन को हम लोग काउंटर करंट स्टेन बोलते हैं, काउंटर स्टेन बोलते हैं। अब आगे है, हम लोग देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स और आउटर मेम्ब्रेन कैसे लिपिड का था, वो हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन। अब हम लोग ये पढ़े थे जो सेल इनवेलप था उसमें आउटर मोस्ट में ग्लाइकोकैलिक्स था। तो वो कह रहा है वो डिफर करता है इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमोंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में उसका कंपोजिशन अलग हो सकता है, थिकनेस अलग हो सकता है। इट इंक्लूड इट कुड बी अ लूज शीथ, और ये एक लूज शीथ जैसा स्ट्रक्चर बना सकता है। अगर ये लूज शीथ है ना, तो इसको हम लोग स्लाइम लेयर बोलेंगे। तो फिर ग्लाइकोकैलिक्स को स्लाइम लेयर बोलेंगे। इन सम वाइल इन सम बैक्टीरिया में आपको लूज शीथ स्ट्रक्चर बनाता है ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, है ना। इन सम मतलब कुछ में, वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ। बट कुछ में जो है आपका ये थिक भी होगा और टफ भी होगा। अगर ग्लाइकोकैलिक्स अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। उसी ग्लाइकोकैलिक्स को बोल देते हैं कैप्सूल। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल वॉल जो है वो शेप को जो है डिटरमाइन करता है, सेल का शेप कैसा होगा। एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलेप्सिंग। तो कह रहा है कि ये बैक्टीरिया है, ऐसे करके मान लेते हैं। और इसके चारों तरफ जो है एक सेल वॉल है ना। तो सेल वॉल चूंकि ये आपका टफ होता है, इसलिए ये शेप देने में प्रोवाइड करता है, और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। और अगर हम बाहर से प्रेशर लगाएं, है ना, बाहर से मान लेते हैं प्रेशर लगाएं, तो ये कोलेप्स नहीं होगा, दबेगा नहीं। और मान लेते हैं कि इस पे अंदर से अगर प्रेशर लग रहा है ना, और
इसमें अंदर से मान लेते हैं अगर प्रेशर लग रहा है ना, ऐसे बाहर में अंदर में मान लीजिए बहुत सारे वाटर इसके इंटर कर गए, है ना, तो ये अंदर से प्रेशर लगाएगा, तो इस वजह से ये आपका बर्स्ट नहीं होगा। नो या नॉट बर्स्ट। और जब हम प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे चारों तरफ से, पहले वाला केस में, तो ये कोलैप्स भी नहीं होगा, है ना, कोलैप्स भी नहीं होगा। तो बोल रहे हैं नॉट कोलैप्स, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से जो है सेल वॉल रोकता है। ये आपका क्या था, सेल वॉल था, है ना। ये आपका सेल वॉल है, हार्ड है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो ये चीजें आपने समझा होगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सिलेक्टिव सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये मान लेते हैं आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होगा, किसी को आने देगा, है ना। मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, इसमें से बी जो है पास हो रहा है, बट ए और सी को अंदर जाने नहीं दे रहा, ये अंदर आपका नहीं जा रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना है वो यहाँ पे, है ना, मेम्ब्रेन का काम है। और ये कह रहा है कि आउटसाइड वर्ल्ड से भी इंटरेक्शन करता है। तो ये इंटरेक्शन जो है किससे करता है, इंटरेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड, विथ आउटसाइड वर्ल्ड से जो है, यानी कि ये इंटरेक्शन करेगा बाहर में। मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये सेंस करेगा, एसिडिटी बाहर में ज्यादा है तो फिर ये आपका सेल मेम्ब्रेन सेंस कर लेगा, है ना। तो बाहरी इन्वायरमेंट को सेंस करने का काम करता है। A special membranous structure is called mesosome, which is formed by the extension of the plasma membrane into the cell. ये तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए थे कि इस जो है एक एक्सटेंशन होते हैं, है ना, वो इनफोल्डिंग हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और वो मेसोजोम का फॉर्मेशन करता है। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल के रूप में रह सकता है, ट्यूब्यूल के जैसा हो सकता है, लेमिली के जैसा हो सकता है। दे हेल्प इन सेल वॉल, तो कह रहा है कि दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। अच्छा, आपने ये तीनों जो है वेसिकल, वेसिकल का मतलब हुआ, एक ही फिगर में बता देते हैं कि ये मान लेते हैं जो है समथिंग ऐसा वेसिकल जैसा बनाया, ऐसा करके बनाया, या फिर कह रहा है ट्यूब्यूल जैसा, तो ट्यूब्यूल जैसा जो है आपका समथिंग ऐसा ट्यूब्यूल जैसा बनाया, या फिर कह रहा है लेमिडी जैसा, तो लेमिडी जैसा ऐसे भी हो सकता है ना, इस तरह का जो है हो सकता है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में आपका ये हेल्प करता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाउटर सेल, डाउटर सेल को डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे करता है, मान लेते हैं ये आपका बैक्टीरिया है ना, और ये सेल वॉल था, और ये अंदर में जो है मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो इसको जब डिवीजन होना होगा तो ये क्या करेगा, है ना, समथिंग ऐसा,
और ये मेसोजोम मान लेते हैं कि यहाँ पे मेसोजोम प्रेजेंट है, ऐसे। तो इससे जो है इसके अंदर कुछ मटेरियल का फॉर्मेशन होगा जो सेल वॉल बनाएगा, और ये जो है इसके अंदर पैक्ड है मान लेते हैं। तो ये यहाँ से वेसिकल बनाएगा, यहाँ से वेसिकल बनाएगा, यहाँ से जो है वेसिकल बनाएगा, और इसके अंदर सेल वॉल बनाने वाले मटेरियल प्रेजेंट है ना। और वो मान लो कि ये सारे ये ये मान लेते हैं आपका सेल मेम्ब्रेन था, ऐसे। और वेसिकल सब जो बन बन के आए, मान लेते हैं कि ये वेसिकल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ऐसे 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 करके मान लेते हैं ये सब धीरे धीरे फ्यूज कर रहा है ना। फ्यूज करके ये समथिंग ऐसा होगा, ये आपस में फ्यूज कर गए दो, ऐसे करके, है ना। ऐसे करके स्ट्रक्चर बना लिए। फिर जो है ये फ्यूज कर जाए, इसके अंदर जो मटेरियल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ना। और ये अभी फ्यूज होना मान लेते हैं बाकी है, कुछ फ्यूज हो गए, कुछ फ्यूज होना बाकी है। ये मान लेते हैं आपका फ्यूज कर गए सब, है ना। फ्यूज करने के बाद ये समथिंग ऐसे इससे फ्यूज हो जाएगा, है ना। ऐसे जो है आपका फ्यूज हो गया, और इसके अंदर सेल वॉल बनाने वाला जो है मटेरियल प्रेजेंट है। और बाहर में सेल वॉल तो आपका था ही जो है ना। ऐसे जो है आपका सेल वॉल जो है था ही। और यहाँ पे जो सेल वॉल बनाने वाले हैं ये सब साइकिल्स में प्रेजेंट है ना। मटेरियल जो है आपका सेल वॉल बनाने वाला सब इसके अंदर मान लेते हैं पैक्ड है। तो समथिंग इस तरह का जो है कंस्ट्रक्शन बनेगा, और फाइनली दो सेल जो है आपका बन जाएगा, और फाइनली आपका दो सेल मेम्ब्रेन ये बन गया। तो कैसे जो है सेल मेम्ब्रेन बन गया, है ना। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं है अंदर में, बट वो वेसिकल्स जिसके अंदर सेल वॉल जो है का मटेरियल भरा पड़ा है, वो समथिंग ये एक प्रपोज्ड मॉडल है ना। ऐसा ऐसा हो सकता है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये फ्यूज करके छोटे छोटे वेसिकल्स है, समथिंग ऐसा कर देगा, तो एक मेम्ब्रेन इधर बन जाएगा आपका, और एक मेम्ब्रेन इधर से कंटिन्यूएशन हो जाएगा, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस हो जाएगा, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ फिर ये कंटिन्यूअस होकर के ऐसे हो जाएगा। तो दो सेल बन गए और बीच में आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और ऐसे जो है ये ना अलग हो जाता है। तो सेल वॉल बनाने में भी आपको ये हेल्प करता है। इसको विजुलाइज करेंगे तो आपको ये बात याद रखने में हेल्प करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन में भी जो है आपका ये हेल्प करता है ना। डीएनए जो है रेप्लिकेट करना होता है, तो डीएनए जो है यहाँ से अटैच्ड हो जाते हैं, मान लेते हैं ये कहीं न कहीं जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मेसोजोम से जो है, मान लेते हैं ये आपका ऐसे ऐसे करके, है ना। ये आपका मेसोजोम है, और यहाँ पे रेप्लिकेटेड डीएनए जो है समथिंग ऐसे करके ना, हो जाता है। तो आपका कह रहा है डीएनए रेप्लिकेशन में भी जो है ये हेल्प करता है, और एक डीएनए से आपका जो है दो डीएनए बन गया जो। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, अब ये कॉम्प्लेक्स डीएनए रेप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ना। कैसे मेसोजोम जो है हेल्प करता है उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कहीं न कहीं मेसोजोम जो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करवाता है। रेप्लिकेशन के दौरान जो है डीएनए इससे जो है अटैच्ड होते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, और फाइनली जो है चूंकि सेल वॉल बन गए, सेल वॉल बन गए तो आपका एक डीएनए जो है आपका मान लेते हैं इसके अंदर हो जाएगा, है ना। रेप्लिकेटेड डीएनए एक इसमें आ जाएंगे जो है ना, ऐसे करके।
और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका डीएनए का, है ना। और कुछ डीएनए जो है आपका इधर आ गया, कुछ डीएनए जो है आपका इधर हो गया। तो सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, सेल वॉल बने तो दो सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे। और डीएनए का जो है आधा आधा, एक एक सेल में जो आधा आधा जो आपका जो रिप्लिकेट हुआ था वो आपका बट जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा डीएनए का इनटू द डाउटर सेल, ये भी हो गया। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन secretion processes to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content। अब इसको अगर हम समझें कि ये मान लेते हैं अगर सेल है और इस पे इंजाइम रखना हो, है ना, इस सरफेस पे, तो मान लेते हैं बहुत कितने इंजाइम होंगे, 3 4 5 6 7 इंजाइम है ना। लेकिन अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे करके इन्वेजिनेट हो जाए, ऐसे करके, तो अब कितने एंजाइम यहाँ पे रह सकता है, मान लेते हैं ये 2 3 4 5 6, है ना, 3 4 5 6 7 8। अब ये मान लेते हैं आपका ऐसे करके है, ये 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और कुछ एंजाइम अब इस पे भी रह सकता है जो अंदर में मेम्ब्रेन चला गया, जो कि मेसोसोम है। तो यहाँ पर भी एंजाइम आपका अब रह सकता है ना। तो सरफेस एरिया भी बढ़ गया इन्वेजिनेशन होने की वजह से। अभी यहाँ पे सरफेस एरिया सिर्फ पेरिफेरल ऐसे करके था, इतना ही था। लेकिन अब जो है ये सरफेस एरिया, इसका सरफेस कितना आगे बढ़ गया, इतना से लेकर के ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे जो है आपका बहुत सारा सरफेस एरिया आपका बढ़ गया। और सरफेस एरिया जब बढ़ जाएंगे तो वहां पे एंजाइम भी आपको ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं। तो ये चीजें आपने समझा होगा। और सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। तो सिक्रेशन का मतलब हुआ, है ना, कुछ चीजें जो है वो बाहर सिक्रेट करना होगा, तो उस वेसिकल्स में जो है आपका मान लेते हैं ये, है ना, मेसोसोम है ना, ऐसे। और यहाँ पे मान लेते हैं ये इसके अंदर कुछ बना और ये आपका बन के इसके अंदर पैक्ड हो गया। और ये अब इसके साथ फ्यूजन हो जाएगा। तो फ्यूजन हो जाएगा तो समथिंग ऐसे फ्यूजन होगा, तो ये सिक्रेशन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये मान लेते हैं आपका सेल वॉल है, तो सेल वॉल इधर आपका पड़ा हुआ है, सेल वॉल, है ना। सेल वॉल मान लेते हैं आपका इधर ऐसे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपका सिक्रेशन भी ये करता है ना। ऐसे एक विजुअलाइजेशन बनाएंगे तभी जो है चीजें याद रहती है ना। फिर सारे पॉइंट्स याद रखने में हेल्प होता है, नहीं तो सिर्फ पॉइंट रटते रहेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट जो आपका मिसिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको डायग्रामेटिकली समझ लेंगे सारा प्रोसेस को। अच्छा, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे, या माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन करता है, तो वहां पे रेस्पिरेटरी इंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम आपका मेसोसोम पे ही प्रेजेंट होता है ना। जैसे मान लेते हैं ये यूकेरियोटिक सेल है, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और वो रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट है ना। ये आपका यूकेरियोटिक सेल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है कि यहाँ पे तो, है ना, बैक्टीरिया है, माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं। ये मान लेते हैं आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। तो फिर जो एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेशन वाला, वो आपका मेसोसोम पे प्रेजेंट है ना। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना। और ये आपका मेसोसोम है ना। दोनों जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता
दोनों जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोसोम आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आगे है, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophore which contain pigments। अब कह रहा है कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका साइनोबैक्टीरिया, इसमें एक और जो है इनफोल्डिंग होते हैं। मान लेते हैं ये आपका बैक्टीरिया है और इसके अंदर जो है वो इनफोल्डिंग हो गया ऐसे करके। और यहाँ पे कह रहा है कि क्रोमेटोफोर प्रेजेंट, यहाँ पे जो है आपका मान लेते हैं ये फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, है ना, पिगमेंट्स। और ये मान लेते हैं क्रोमेटोफोर है, क्रोमेटोफोर है। तो ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में आपका हेल्प करता है। तो आगे देखना है, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट्स। इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आगे है, बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, है ना। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। अगर वो मोटाइल है तो वहां पे ये मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है आपका, ये बैक्टीरिया है ना, या ऐसे बैक्टीरिया है, तो इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है ना, इस पे जो है फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अगर नॉन मोटाइल है तो फिर उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। और फ्लैजेला कह रहा है कि थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन है ना, थीन, वहां पे थिक भी लिखा जा सकता है स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट करने के लिए। तो याद रखना है यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, और यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बनाया जा सकता है, थीन की जगह थिक कर देगा। तो थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है फ्रॉम देयर सेल वॉल, सेल वॉल, हालांकि वो सेल मेम्ब्रेन है ना से ही जो है वो, वहां से भी सेल वॉल का ओरिजिन होता है, बट सेल वॉल यहाँ पे लिखा हुआ है तो कोई नहीं, हम लोग सेल वॉल ही जो है कंसिडर करेंगे। तो फिलामेंट जो फ्लैजेला है वो सेल वॉल से जो है वो निकलते हैं, है ना, और ये फिलामेंटस होता है और थीन होते हैं। तो फ्लैजेला होगा तो मोटाइल होगा, फ्लैजेला नहीं होगा तो नॉन मोटाइल होगा। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, है ना। कह रहा है कि एक बैक्टीरिया है, इसमें फ्लैजेला एक है, कोई बैक्टीरिया है इसमें एक ही जगह पे बहुत सारे फ्लैजेला है, दूसरा बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ फ्लैजेला है, एक बैक्टीरिया है उसके दो साइड में बैक्टीरिया फ्लैजेला है ना। तो अलग अलग तरह का फ्लैजेला का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो यहाँ पर आप देखें, अ, जैसे ये अगर देखें तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये मान लेते हैं एक बैक्टीरिया है, ऐसे करके बैक्टीरिया है ना। और ये लिपिड बाइलेयर है, ये आपका लिपिड बाई लेयर है। और ये जो है चारों तरफ आपका सेल वाल है ना, ये जो है आपका ये सेल वाल है, ये जो है आपका सेल वाल प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर ये जो फ्लैजेला है ना, इसका ओरिजिन देखें तो सेल मेम्ब्रेन से आपका अटैच्ड है बेसल बॉडी, है ना। ये आपका यहाँ से यहाँ तक बेसल बॉडी हो जाएगा, और वो बेसल बॉडी में चार रिंग है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना। ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल यहाँ पर। और ये वाला आपका ग्राम पॉजिटिव का है ना, और ये आपका ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव में आपका ये जो फ्लैजेला है वो सेल मेम्ब्रेन से जो है आपका निकला हुआ है, और यहाँ पे दो रिंग बनाया,
सेल मेम्ब्रेन के साथ में एक तो उसको बोलते हैं एम रिंग, और उसके जस्ट ऊपर में एस रिंग हो गया। और फिर जो पेप्टिडोग्लाइकन का एक यहाँ पे लेयर है, ये जो है पेप्टिडोग्लाइकन का, है ना, लेयर है। तो इसमें एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसको बोलते हैं पी रिंग। और एक आउटर मेम्ब्रेन में लिपोपोलीसेकेराइड, इसको बोलते हैं लिपोपोलीसेकेराइड, तो वहां पर एक रिंग होगा तो उसको बोलते हैं एल रिंग। तो इस तरीके से ग्राम नेगेटिव में 4 रिंग आपका प्रेजेंट है ना, और ये सब बेसल बॉडी का पार्ट है ना। तो इस तरीके से ये बनेंगे, और यहाँ पर हुक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है हुक का पोर्शन है ना, ये हुक है। और ये आपका बेसल बॉडी है ना। और ये ऐसे आगे बढ़ करके फिलामेंट बनाएगा आपका, ये आपका फिलामेंट है, ये हुक हो गया, है ना। तो आगे फिर हम लोग देखेंगे इसको डिटेल, पहले तो फिलामेंट के बारे में देखें। और ये आपका बेसल बॉडी है, ये आपका बेसल बॉडी है ना, ये आपका बेसल बॉडी है। सेल वॉल के जो इंसर्टेड पोर्शन होगा उसको बेसल बॉडी हम लोग बोल देंगे। तो फिलामेंट में 3 पार्ट है, फ्लैजेला में 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो अब मोटा मोटी अगर इसको ऐसे समझें, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये आपका सेल वॉल है ऐसे करके, है ना। तो यहाँ से जो है आपका बहुत सारे रिंग्स होते हैं, और ये आपका फ्लैजेला ऐसे निकला हुआ रहता है। और ये आपका मान लेते हैं हुक है ना। और यहाँ से जो है आपका ये फ्लैजेला, और ये आपका बेसल बॉडी यहाँ पर, बेसल बॉडी। और ये आपका हुक हो गया, है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये सब जो है ये फिलामेंट हो जाएगा, है ना। और ये हुक जैसा स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस तरीके से आपका फ्लैजेला प्रेजेंट होता है ना, ये आपका फ्लैजेला है ना। ये ऑल टुगेदर जो आपका फ्लैजेला है। और ये प्रोकैरियोटिक आपका सेल है, ये आपका सेल वॉल है, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। तो आगे देखिए, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। यहाँ पर क्या है, फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन है ना। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी में सबसे जो लंबा वाला पोर्शन है वो फिलामेंट होता है ना, ये जो है आपका सबसे लंबा होता है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। और ये सेल सरफेस, यानी कि जो हुक है वो फिगर में बनाने में इतना बड़ा दिखता है, बट वो एकदम सेल सरफेस के नजदीक में रहता है। और यहाँ से बाहर जो भी पोर्शन निकल रहे हैं वो फिलामेंट हो गया। कह रहा है बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्बरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। अब कह रहा है कि अगर यहाँ पे, ये तो फ्लैजिला हो गया, पिलाई भी होते हैं, वो जो है छोटा छोटा आपका पिलाई भी जो है आपका यहाँ पे ऐसे होते हैं, है ना? ये आपका हो गया पिलाई। और इससे भी छोटे छोटे जो होंगे वो आपको फिम्बरी बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलेंगे, फिम्बरी। फिम्बरी जो है इसको बोलते हैं। तो कह रहा है बिसाइड फ्लैजिला आपका पिलाई एंड फिम्बरी है, और आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर, ये भी सरफेस पे निकलता है। पिलाई जो है आपका, है ना, फ्लैजिला से छोटा और फिम्बरी से बड़ा होता है, फिम्बरी सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। और ये मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करता है। पिलाई एंड फिम्बरी जो है
मोटिलिटी में इसका कोई रोल नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। पिलाई जो होता है वो, है ना, एक स्पेशल प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना। एक्चुअली वो पिलीन, है ना, प्रोटीन से या और भी इसमें और प्रोटीन्स मिल करके आपका प्लीन का जो है पिलाई का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर है जो फ्लैजिला से छोटा और फिमरी से बड़ा है, और ये कंजुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। कंजुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है, और इसके थ्रू फिर जो है जीन ट्रांसफर, प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये इलोंगेटेड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, जिसको हम लोग पिलिन भी बोलते हैं। आगे है द फिमरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। फिमरी जो है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर है, छोटे छोटे फाइबर है, हेयर जैसा, और वो सेल के बाहर जो है स्प्राउटिंग, है ना, कि स्प्राउटिंग आउट यानी सेल से बाहर वो निकला हुआ रहता है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। तो कुछ बैक्टीरिया में ऐसा जाना जाता है कि ये रॉक से अटैचमेंट में हेल्प करता है। मान लेते हैं ये आपका रॉक है, और यहाँ पे एक बैक्टीरिया आया, वो यहाँ पे फिमरी से जो है अटैच्ड हो जाते हैं। यहाँ पे जो है वो फिमरी से अटैच्ड हो जाते हैं, और ये मतलब वाटर करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है। तो उस समय ये होल्ड करने के लिए फिमरी का यूज करता है, और रॉक से या कोई अदर होस्ट टिश्यू है ना, वहां पे ये इससे अटैच्ड हो जाता है फिमरी से। तो फिमरी का क्या काम है? अटैचमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। फिमरी का काम जो है अटैचमेंट में होता है। अब वो आगे है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। तो राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। राइबोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है ऑफ द सेल का, या इवन साइटोप्लाज्म में फ्रीली आपको देखने को मिल सकता है ना। यानी कि ये आपका मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ये आपका बैक्टीरियल सेल है। तो यहाँ पे हम राइबोसोम अगर दिखाना चाहें तो यहाँ पे आप राइबोसोम दिखा सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन से वो अटैच्ड। इवन साइटोप्लाज्म में भी वो प्रेजेंट रह सकता है। तो राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। अगर इसका साइज देखा जाए, है ना, तो, है ना, ऐसे करके देखा जाए, तो ये अगर हम साइज देखें, मान लेते हैं 15 नैनोमीटर है ना, तो ये वाला साइज जो है वो 20 नैनोमीटर है। तो समथिंग ऐसा, है ना, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर साइज होता है। ये याद रखना है, कभी कभी नैनोमीटर की जगह पे माइक्रोमीटर लिख सकता है ना, मिलीमीटर लिख सकता है। तो ये वाला चीजें ध्यान रखना है। एंड आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, 50s एंड 30s सब यूनिट। इसको फिर हम लोग और डिटेल में देखेंगे, 50s 30s, है ना, क्या है। और ये विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो एक्चुअली क्या है कि राइबोसोम का दो सब यूनिट होता है, एक स्मॉल और एक लार्ज, है ना। एक ये स्मॉल है और एक ये लार्ज है। दोनों जो है आपका जुट जाएंगे, तो ये मान लेते हैं आपका 50s है और ये आपका 30s है। लेकिन जब ऐसे करके ये, है ना, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये फाइनली जो है वो 70s का होता है। 70s का मतलब यहाँ पे सेडिमेंटेशन रेट से, मान लेते हैं सेंट्रीफ्यूज अगर हम करेंगे, तो अगर वो अलग अलग रहेगा, सेंट्रीफ्यूजन अगर हम करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मतलब इसको एक मशीन रहती है, उसमें इसको डाल के अगर रोटेट करवाएंगे बहुत हाई स्पीड से, अगर ये छोटा वाला सब यूनिट है तो वो
30 के है ना सेडवर्ड यूनिट के रेट से जो है वो सेडिमेंट करता है। और जो बड़ा वाला होगा वो 50 एस सेडवर्ड यूनिट के रेट से जो है आपका सेडिमेंट नीचे जाकर करेगा। लेकिन जब अगर वो दोनों साथ में आ जाए तो फिर वो 70 एस का जो रेट है उस रेट से वो सेडिमेंट करता है। तो जब अलग अलग रहता है तो अलग अलग रेट से वो सेडिमेंट करेगा। लेकिन जब दोनों कंबाइंड हो जाता है तो फिर उसका एक सेडिमेंटेशन होने का है ना रेट जो है वो एक एडिटिव नहीं है। ऐसा नहीं 50 है 30 है तो इसको 80 कर देंगे, है ना। वो 70 के स्पीड से जो है एक तरह से कहा जाए तो वो सेडिमेंट करता है। तो याद रखना है 50-30 जो है 80 नहीं करना है, उसको 70 करना है। ये कोई एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है ना। ये इसको एडिशन वाला ध्यान में रख करके बात करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जब ये इंडिपेंडेंट है तो इसकी अलग डेंसिटी है ना। और जब ये दोनों ज्वाइंट हो गया तो फिर इसकी एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है। ज्वाइंट हो जाएंगे दोनों तो अलग डेंसिटी जो है ना अटेंड कर लेता है। उसके वजह से इसका सेडिमेंटेशन रेट जो है चेंज हो जाता है और 80 ना होकर के 70 हो जाता है। आगे है राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है ना। सेवरल राइबोसोम्स may attach to single mRNA and form a chain called polyribosome और पोलिसोम। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरियल सेल की अगर बात करें, या तो फ्रीली जो है ये मान लेते हैं mRNA है, ये mRNA है। इस पे बहुत सारे राइबोसोम है ना आकर के अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पोली राइबोसोम, है ना, या पोलिसोम भी बोलते हैं। और ये mRNA आपका एक ही है बट अलग अलग आपका RNA राइबोसोम है ना। ये एक राइबोसोम हो गया, एक राइबोसोम ये हो गया, एक राइबोसोम ये हो गया। और ये हर एक राइबोसोम अलग अलग प्रोटीन बनाएगा, है ना, अलग अलग प्रोटीन बनाएगा। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका जो है ये प्रोटीन बनाता है। तो जो आगे वाला है वो उसका चेन है ना, ये मल्टी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इंड होना है। तो ये स्टार्ट करेगा ये वाला यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, और पोलीमरा प्रोटीन सिंथेसिस करते करते यहाँ तक जाएगा। तो ये एक प्रोटीन का चेन बन जाएगा। फिर दूसरा राइबोसोम आएगा, फिर वो आपका इस तरह से प्रोटीन बनाएगा। तो वो जितना लेंथ बनाएगा उसके अनुसार यहाँ पे दिख रहा है ना। यानी कि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाया क्योंकि ये स्टार्ट होकर के ज्यादा दूर गया। ये वाला जो है थोड़ा इसका लेंथ थोड़ा कम है क्योंकि ये थोड़ा पीछे है। ये वाला भी स्टार्ट कर रहा है तो इसका लेंथ और कम दिखाएंगे। तो इस तरीके से हर एक राइबोसोम पोली राइबोसोम का हर एक राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और सेम ही प्रोटीन बनाता है क्योंकि एमआरएनए आपका सेम है। तो प्रोटीन भी जो इससे बनेंगे वो सेम बनेंगे लेकिन एक ही साथ मल्टीपल प्रोटीन बनाते हैं। The ribosomes of the polysome translate the mRNA into protein। और राइबोसोम पोलिसोम में जो राइबोसोम है वो क्या करता है, एमआरएनए में जो मैसेज आपका छुपा हुआ है उसको कोड करके है ना, उस पे कोड होते हैं, उसको डिकोड एक तरह से करते हैं। और यानी कि उसमें उस इंफॉर्मेशन से कौन प्रोटीन बन सकता है वो प्रोटीन जो है आपका बनाता है। आगे है इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या है, तो रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में वो स्टोर्ड हो जाता है इन द साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में ही उसको स्टोर कर दिया जाता है ना, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो जो एक्सेस फूड मटेरियल है या और भी जो मटेरियल है ना, उसको एक्सेस जो पार्ट है उसको स्टोर कर दिया जाता है एज ए इंक्लूजन बॉडी के रूप में। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। इंक्लूजन बॉडी के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है ना।
तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये इंक्लूजन बॉडी, बट ये हम ऑर्गेनेल के रूप में इसको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। ये जस्ट एक रिजर्व फूड मटेरियल है या रिजर्व मटेरियल सिंपल हम बोल सकते हैं। एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और फ्रीली जो है वो साइटोप्लाज्म में रहेगा, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, जो इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर, है ना, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर आपका गैस वैक्यूल होगा, है ना। ये भी एक तरह से इंक्लूजन बॉडी है। और ये गैस वैक्यूल क्यों रहता है? क्योंकि ओशन में, है ना, वो बैक्टीरिया को बॉयंसी दे पाए, है ना। गैस वैक्यूल रहेगा तो बैक्टीरिया को फ्लोट करने में, ऊपर से नीचे जो है डीप, अगर ऊपर आना होगा तो गैस वैक्यूल का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो उसके वजह से वो ऊपर आ जाएगा, है ना। लाइट की अगर जरूरत है ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो वो ऊपर आएगा, लाइट की जरूरत कम है तो फिर वो नीचे चला जाएगा, तो उस समय गैस वैक्यूल का नंबर जो है वो घट जाएगा। तो ये सब जो है आपका इंक्लूजन बॉडी का ही एग्जाम्पल है। तो आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन था उसको हम लोग एक एक लाइन को डिकोड किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक्स।